नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात नगर निगम कर्मियों की। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर बिहार में नगर निगम कर्मचारियों और सफाई कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार लग गया है। निकाय कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन देखिए और हड़ताल के बाबत चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार है। पटना में हड़ताल खत्म होने को लेकर आज नगर निगम कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। नगर विकास सचिव के साथ यह बैठक होगी। वक्त दोपहर 12 बजे का बताया जा रहा है, जब आनंद किशोर की कर्मचारियों के साथ मीटिंग है, जिसमें हड़ताल खत्म करने को लेकर के बातचीत होने वाली है। तो अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ये नगर निगम के कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों के 10 साल कार्य करते हो चुके हैं, अब उन्हें परमानेंट किया जाए। नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर इनके हड़ताल का आज 5वां दिन। समान काम के लिए समान वेतन और सेवा नियमित करने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य भर के शहरी निकाय और पटना नगर निगम के तकरीबन 30,000 कर्मचारी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। इस हड़ताल का क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी एक वानगी देखिए। ये बोरिंग कैनाल रोड है और शहर के पॉश इलाके में किस तरह कचरे का ढेर जमा हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे पटना में तकरीबन 1000 ऐसे जगह होंगे जहां पर इस तरह के कचरे का ढेर जो है वो देखने को मिल रहा है और इससे सराहन जो है वो अब फैलने लगा। निश्चित तौर पर यह बीमारी को आमंत्रण दे रहा है। और पटना में एक अनुमान की बात कर लें तो 3000 टन कचरा जो है वो इकट्ठा हो गया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हड़ताल जो है वो चल रही है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। और हालांकि आज एक बात जरूर देखने को मिल रही है कि आज पटना नगर निगम के जो कर्मी हैं, हड़ताली कर्मी, नगर विकास विभाग के अधिकारियों से वार्ता करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि इस वार्ता का कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम जो है वो सामने आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर हड़ताल से प्रभाव पड़ा है और जो दावा किया गया था कि डोर टू डोर कचरा उठाया जाएगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो बाधा आ रही है। और इसके कारण राजधानी पटना में हर जगह नारकीय स्थिति है वो देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर परेशानी का सबब बन गया है नगर निगम कर्मियों का यह हड़ताल। बहुत परेशानी है, निश्चित तौर पर लोग जो हैं वो भी मानते हैं। और देखना होगा आज नगर जो विकास विभाग है उसमें जो वार्ता होती है उसमें कहाँ तक सफलता मिलती है। फिलहाल यह हड़ताल जो है वो परेशानी का सबब बनी हुई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बरौनी कटिहार रेलखंड के उमेश नगर और साहेबपुर कमाल के बीच करीब 100 घंटे बाद भी परिचालन इस वक्त बाधित है। हालांकि रेल प्रशासन की ओर से दिन रात वहां पर काम जो है वो किया जा रहा है। जल्द से जल्द परिचालन को बहाल करने को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक ये बहाल नहीं हो पाई है। रेलवे ट्रैक मरम्मति को लेकर कटिहार और सोनपुर और साथ ही साथ समस्तीपुर कटिहार स्पेशल ट्रेन को 12 सितंबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। 17 लंबी दूरी की गाड़ियों का रूट परिवर्तित कर परिचालन कराया जा रहा है, जिससे खगड़िया, मानसी, नरहन होते हुए समस्तीपुर की ओर और सबदलपुर, मुंगेर होते हुए गाड़ियों को निकाला जा रहा है। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे तक रेलवे ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाएगा। एक बार फिर से यहां पर बहाल कर दिया जाएगा रेल परिचालन को, जो इस रूट पर इस वक्त बाधित है। और अभी भी उम्मीद ये की जा रही है कि इस लाइन पर ट्रायल के रूप में ही गाड़ियों को चलाया जाएगा। इस वक्त ये तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं वो एहतियाती तौर पर उठाए जा रहे हैं। अभी आशंका ये कि इस वक्त जब ये रेल ट्रैक दुरुस्त भी हो जाएगा, उसके बावजूद यहाँ पर फिल वक्त ये ट्रायल के तौर पर ट्रेनों की आवाजाही यहाँ पर कराकर देखी जाएगी स्थिति किस तरह से है। 100 घंटे बीत चुके हैं, ट्रैक धंसने से परिचालन बाधित है और अभी भी युद्ध स्तर पर कार्य होता हुआ। और अब बात बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव की। और इस पंचायत चुनाव को लेकर के बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन दानापुर के नौबतपुर में आदर्श आचार संहिता की खुलेआम और सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त नौबतपुर थाना क्षेत्र में मुखिया ने पंचायत चुनाव से पहले ऑर्केस्ट्रा का डांस का आयोजन करा दिया, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। अभी इस वक्त जब पंचायत चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है, उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई गई।
यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन और फायरिंग भी की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथ में बंदूक लिए ये लोग किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग भी कर रहे हैं, किस कदर राइफल से फायरिंग की जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो नवही पंचायत के तिस्कोरा हनुमान मंदिर के पास की है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन नौबतपुर इलाके में फायरिंग से दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है और पंचायत चुनाव को लेकर ऑर्केस्ट्रा गल के डांस का भी आयोजन होता हुआ और ये तस्वीर इस वक्त इस बात की पुष्टि करती हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को 14 और 15 सितंबर को प्रभारी जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी मंत्रियों को बाढ़ और सुखाड़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से पैदा हुए हालात को लेकर 8 सितंबर को हाई लेवल मीटिंग की थी। 5.5 घंटे तक ये मैराथन बैठक होती है, जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम इसमें शामिल हुए थे। 8 सितंबर को बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभारी जिलों में जाकर नुकसान के आकलन का निर्देश दिया था, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों और किसानों को मदद दी जाएगी। हाई लेवल मीटिंग में सभी जिलों के डीएम भी जुड़े हुए थे। बिहार के विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्री अगले 14 और 15 सितंबर को अपने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। मकसद होगा अपने जिले में बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति की समीक्षा करना, इससे होने वाले नुकसान का जायजा लेना। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने सभी मंत्रियों के आप सचिव को यह निर्देश दिया है कि वे अपने अपने संबंधित मंत्री को इस बात की जानकारी दे दें। मंत्री अपने दौरे के क्रम में अगले 14 और 15 सितंबर को वहां जो संबंधित जिला होगा, वहां के अधिकारियों के अलावा जो जनप्रतिनिधि होंगे उनके साथ समीक्षात्मक बैठक करेंगे और जो विधायक होंगे, सांसद होंगे, उनसे जो बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं में क्षति हुई है उसको लेकर सलाह मशवरा करेंगे, बैठक करेंगे और उसके बाद अधिकारियों से सलाह मशवरा करने के बाद अंतिम तौर पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट आप सचिव के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में जमा किया जाएगा, जिसे अंततः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से राज्य में होने वाली क्षति का आकलन करेंगे और इसी रिव्यू में अंतिम फैसला लिया जाएगा कि कितनी क्षति हुई है और किस तरीके से जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें किस हद तक और किस स्तर पर मुआवजा और दूसरी सहायता जो है वो दी जाए। दरअसल पिछले दिनों जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर समीक्षात्मक बैठक की थी और उनके सामने जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसको लेकर मुख्यमंत्री असहमत दिखे थे और इसके बाद ही मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों से एक बार फिर से बिहार में प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ से जो क्षति हुई है उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का मन बना लिया था और इसी के तहत यह निर्देश जारी किया गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही होती है, लेकिन संभव है कि कुछ सालों में बाढ़ बिहार के कुछ इलाकों को भी बर्बाद न कर पाए। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए नदी जोड़ो योजना पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर और दक्षिण बिहार की दो नदियों को चुना गया है। बिहार में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है। हर साल लाखों लोगों पर जल का प्रहार होता है। हजारों करोड़ की संपत्ति बाढ़ बहा ले जाती है। हजारों एकड़ में लगी फसल की मेहनत पानी में मिल जाती है। खासकर उत्तर बिहार के कई जिले तो महीनों सैलाब का सितम झेलते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने अपने बूते बड़ी पहल शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर और दक्षिण बिहार की दो नदियों को चुना गया है। साउथ बिहार में और एक नॉर्थ बिहार में हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में समझिए इस काम को टेकअप कर रहे हैं। तो सकरी नाटा एक है, उस पर भी है, या कोई अन्य रिवर, अभी तो एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, अगर कोई आता है तो उस पर हम लोग उसको इंटरलिंक करके
जो बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सके और उसको सिंचाई में यूज किया जा सके उस पानी को। और एक नॉर्थ बिहार में जैसे बागमती या बूढ़ी गंडक उस एरिया में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल लोग हैं उस काम में लग गए हैं ऑलरेडी। इधर बिहार के शोक कही जाने वाली कोसी भी हर साल तबाही मचाती है, जिससे निजात के लिए कोसी मेंची परियोजना बिहार की महत्वाकांक्षी योजना है। कोसी मेंची परियोजना से 4 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। साथ ही सिंचाई की सुविधा भी खेतों तक पहुंचाई जा सकेगी। कोसी मेंची योजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। हम लोग केंद्र से आग्रह किए हुए हैं कोसी मेची लिंक को राष्ट्रीय योजना में जोड़ने के लिए। जैसे उन्होंने केन बेतवा को जोड़ा मध्य प्रदेश का, वैसे बिहार के कोसी मेची लिंक को वो जोड़े। करीब 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसको अगर नेशनल प्रोजेक्ट में ले लेंगे तो एक बड़ा सहयोग हो जाए। अगर बिहार की नदियां आपस में जुड़ गई तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार की एक बड़ी आबादी हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलने से बच जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाली यादवपुर मंगलपुर महासेतु के बनने से सदर प्रखंड के करीब 18 गांवों के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। महासेतु पर बने अप्रोच पथ में एक स्लुइस गेट की मांग को लेकर इन ग्रामीणों की तरफ से लगातार अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो अप्रोच पथ में स्लुइस गेट के निर्माण से महासेतु के दोनों ही तरफ पानी की आवश्यकता के मुताबिक निकासी हो पाएगी। स्लुइस गेट बनने से गांव के हजारों एकड़ में लगी गन्ने की फसल बर्बाद होने से बच जाएगी और इसी को लेकर ग्रामीण लगातार अपनी आवाज उठाते हुए गोपालगंज सदर प्रखंड के दर्जनों गांव हर साल बाढ़ के पानी की वजह से उन गांवों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। अभी हम बाबू बिशुनपुर में हैं और देखेंगे यहाँ पर कि यादवपुर मंगलपुर जो महासेतु है, उस महासेतु के बगल में एक छोटा सा पुलिया बनाया गया है। उस पुलिया से पानी, उधर का पानी इधर और इधर का पानी उधर जा पाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ की फसल सेफ है। लेकिन इस अप्रोच रोड बन जाने से और यादवपुर मंगलपुर महासेतु के बन जाने से जो पानी है, गंडक का जो पानी है, तेज बहाव है, वो एक जगह स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो गन्ने की जो फसल है, हजारों एकड़ में लगी गन्ने की फसल जो है हर साल बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर धान, गेहूँ, उसका कुछ भी जो है उत्पादन नहीं हो पाता है। और जब से ये पुल महासेतु बना है, रोड बना है, तब से जो है ग्रामीणों की समस्या कम नहीं हो रही है। और ग्रामीणों का कहना है कि अगर एक स्लुइस गेट बन जाएगा तो जरूरत पड़ने पर एक साइड के पानी को दूसरे साइड में भेजा जा सकेगा और उससे जो उनकी फसल है, उसकी जो है बर्बादी है, उसको रोका जा सकेगा। जो स्थानीय जो लोग हैं वो लोग लगातार मांग करते रहे हैं। ये स्लुइस गेट कहाँ का निर्माण चाह रहे हैं, क्या कहना है आपको? देखिए, जैसे कि मंगलपुर और यादवपुर सेतु जो पुल जो बना है, उसके वजह से पानी जो है यहाँ पर पूरा डैम के जैसे भर जाता है। आगे रिंग बांध भी बना गया है, तो पानी नहीं उत्तर के साइड में निकलेगा, नहीं पूर्व के साइड में निकलेगा, नहीं दक्षिण के साइड में निकलेगा। दक्षिण साइड में भी बांध है, लेकिन बीच में पड़ गया है, एक डैम पड़ गया जैसा हो गया, डैम बन गया है। हम लोग का पूरा इस गांव का, इस एरिया के लोगों का, इसमें 10 पंचायत पड़ता है। सबका यही मांग है कि यहाँ पर एक स्लुइस गेट दिया जाए, ताकि ये जो जल जमाव है, वो जल जमाव से सबका न्याय मिले और सबका खेती ढंग से बढ़िया से हो। देखिए, बाढ़ से, जल जमाव से करीब 1.5 दर्जन जो गांव है हर साल प्रभावित होते हैं और उनके जो गन्ने की जो फसल है वो पानी की वजह से डूब जाती है। तो ये ग्रामीणों का मांग है कि इस महासेतु के पास जो अप्रोच रोड बना हुआ है, इसके पास जो है एक स्लुइस गेट का निर्माण कराया जाए, ताकि जल जमाव की जो समस्या है उससे लोगों को निजात मिल जाए और उनकी फसल जो है उसको बर्बादी से बचाया जा सके। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और खबर मुंगेर से, जहां पर वायरल बुखार का असर दिख रहा है और निजी क्लिनिकों से लेकर सरकारी अस्पतालों तक ओपीडी में तेज बुखार, खांसी और सर्दी से परेशान बच्चों को लेकर परिजन लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसे लेकर सदर अस्पताल में प्रबंधन द्वारा वैकल्पिक इंतजाम की गई है। इसके अलावा एसएनसीयू के आईसीयू में भी प्रॉपर बच्चों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी तक यहां कोई क्रिटिकल केस नहीं पहुंचा है। सिविल सर्जन के अनुसार बेड की कोई कमी नहीं है और ना ही ऑक्सीजन को लेकर किसी तरह की कोई किल्लत थी। जीएनएम स्कूल में भी बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं। हम लोग चाइल्ड वार्ड यहाँ पर 10 बेड का है, यहाँ पर रखे हुए रेडी। और जीएनएम स्कूल पूरब सराय में भी वहाँ 100 बेड में
लगा हुआ है, ऑक्सीजन पाइप सब कुछ है, हमारा PSA प्लांट वहाँ चालू हालत में है, सब कुछ लगा हुआ है। अगर इस तरह स्थिति आती है तो पेशेंट को हम लोग वहाँ भर्ती करेंगे और वहाँ इलाज करेंगे। गोपालगंज में 2 और बच्चों में एईएस के लक्षण मिले और इसके अलावा 8 बच्चों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। पटना के वायरोलॉजी विभाग की टीम की जांच में यह खुलासा सामने है और ये सभी बच्चे बैकुंठपुर के दिगवा और महुआ गांव के रहने वाले हैं। बैकुंठपुर के दिगवा गांव में 4 दिन पहले एक बच्चे की मौत हो गई थी। जांच में बच्चे की मौत की पुष्टि एईएस से हुई। घटना के बाद पटना और गोपालगंज मेडिकल टीम प्रभावित गांव में पहुंच रही है और करीब 60 बच्चों के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें 2 बच्चों में एईएस और 8 बच्चों में डेंगू के लक्षण पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाकों में फॉगिंग का काम शुरू कर दिया है। वहीं आज से जापानी इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन भी अब बच्चों को दी जाएगी। लक्षण मिलने के बाद 5 बच्चों को सदर अस्पताल के पीकू वार्ड में भर्ती किया गया है। आपको बताते चलें कि गोपालगंज में वायरल फीवर जो है इस वक्त कहर बरपा रहा है। बच्चों के अंदर ये ज्यादा समस्या सामने आ रही है और इसे लेकर एहतियाती कदम उठाए जाते हुए यहाँ पर अभी तो 5 बच्चे एडमिट हैं फिलहाल में और सभी को किसी को बुखार है, खांसी है, एक बच्चा बेहोश भी था तो वो फिर आए थे, इमरजेंसी में आए थे बच्चे, फिर वहाँ से यहाँ रेफर किया जाता है। तो अभी हम लोग जैसे एडवाइस हम लोग को किया गया है वैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त सिवान से आ रही है, जहां पर शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया। 131 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि कार से ये शराब की जब्ती हुई है, जिसमें एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्कर यूपी के देवरिया का रहने वाला है। धरनी छापर चेकपोस्ट पर कार्रवाई की गई, जिसमें ये जब्ती भी हुई और एक तस्कर की गिरफ्तारी भी हुई है। मैरवा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी इस वक्त मिलती हुई 131 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। कार से ये शराब की खेप जो है वो बिहार पहुंची थी। तस्कर की गिरफ्तारी हुई है, जो देवरिया के यूपी के देवरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट से 100 विमानों के ऑपरेशन का शेड्यूल अब जारी कर दिया गया। इस शेड्यूल से पहले 46 जोड़ी विमानों का परिचालन हो रहा था, अब इसे बढ़ाकर 100 जोड़ी किया गया है। इनमें 4 जोड़ी विमानों की संख्या बढ़ चुकी है। एक फ्लाइट पटना से अहमदाबाद, हैदराबाद और गुवाहाटी के लिए बढ़ी है, जबकि एक नई फ्लाइट सूरत से पटना होते हुए मुंबई को जोड़ा गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए विमानों के ऑपरेशन का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह नया शेड्यूल विंटर तक जारी रहेगा। पहले पटना एयरपोर्ट से 48 जोड़ी विमानों का ऑपरेशन होता था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई है। अब यहां से 50 जोड़ी विमानों का ऑपरेशन शुरू किया गया है। पटना से अब पहली फ्लाइट स्पाइस जेट की है, जो अमृतसर पटना आने के बाद सुबह 7:50 पर गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाएगी। दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट गो एयर की है, जो सुबह 8:30 बजे यहां से उड़ान भरेगी। इन 50 जोड़ी विमानों में सबसे अधिक 22 जोड़ी फ्लाइट इंडिगो की है, जबकि स्पाइस की 15 जोड़ी, एयर इंडिया और गो एयर की 6 जोड़ी विमान जो है यहां से उड़ान भरेगी, जबकि विस्तारा की पहले की तरह 1 जोड़ी विमान यहां से उड़ान भरेगी। दिल्ली के लिए 16 फ्लाइट, रांची के लिए 1, जयपुर और वाराणसी के लिए 1 भी फ्लाइट नहीं होगा। नए शेड्यूल में दिल्ली के लिए भी पहले की तरह ही यह फ्लाइटों की संख्या रहेगी। दिल्ली के लिए आखिरी फ्लाइट स्पाइस जेट की होगी, जो रात 9:20 पर यहां से उड़ान भर रही है। रांची के लिए पहले ही की तरह एक ही फ्लाइट है। चंडीगढ़, जयपुर और वाराणसी के लिए एक भी सीधी फ्लाइट पटना एयरपोर्ट से फिलहाल नहीं है। तो कुल मिलाकर जो नया शेड्यूल जारी किया गया है, निश्चित तौर पर अब 4 जोड़ी विमान ऑपरेशन में शामिल हो जाने से यात्रियों की सुविधाएं बढ़ेंगी और पटना एयरपोर्ट पर अब पहले से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है और कहीं न कहीं इसका फायदा भी यात्रियों को ही मिलना है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए दुनिया के शीर्ष 50 शिक्षकों में भागलपुर के भीखनपुर के सत्यम मिश्रा का चयन किया गया है। यूनेस्को के साथ साझेदारी में वर्की फाउंडेशन की ओर से आयोजित $1 मिलियन के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए 121 देशों के 8,000 से अधिक आवेदन जमा हुए थे। इन आवेदनों के शॉर्ट लिस्ट जिन आवेदनों में किया गया, उनमें
50 को शामिल किया जाता है जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था और इस 50 नाम में सत्यम मिश्रा का नाम भी शामिल है। सत्यम मिश्रा ने बच्चों के दुनिया को देखने के तरीके को, बदलाव के संकल्प और छात्रों के लिए गणित विषय को रुचिकर बनाने के लिए गुणन की आसान तरकीबों का उपयोग कर इस सूची में अपनी जगह बनाई है। सत्यम ने बताया कि गणित से छात्र दूर भागते हैं और बोरिंग विषय से समझते हैं, लेकिन उन्होंने ज्यामिति और त्रिकोणमिति की बात की जाए तो जरूरत को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर इसे बच्चों को समझाया, इसे रुचिकर बनाया है और बच्चे इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, सीखें, इसे लेकर इनका योगदान महत्वपूर्ण। आउट ऑफ कंट्रीज करीब 17 देश में आई हैव वर्कड। पैंडेमिक में वो और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि आई हैड दिस लेवरेज जहाँ पर हम जूम के थ्रू और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू भी पढ़ा सकते थे। आई हैव वर्कड इन इंडिया, नेपाल, साउथ अफ्रीका, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, लेबनान, a lot of countries. अभी I am working with Teach for Armenia and Teach for Slovakia. I'm doing it remotely. जैसे ही ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ईज होता है, सो आई एम गोइंग टू बी देयर सून। हम लोगों के साथ कभी ऐसा कोई शिकायत आई नहीं कि पढ़ने में कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये हर क्षेत्र में पढ़ाई में अपनी मेहनत से स्कूल से ही बहुत अच्छा रहा। वो डिबेट हो, क्विज कंपटीशन हो और जनरल नॉलेज किसी की बात हो, तो ये मेहनती बहुत शुरू से बहुत मेहनती रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।